चौपाल देखने वाले सभी ग्रामीण भाई बहनों को राम राम नमस्कार। भाई बहनों, जिस प्रकार हर बार चौपाल में हम कुछ ना कुछ एक नया विषय लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चाएं करते हैं, जिसके माध्यम से हमें बहुत सी ज्ञानवर्धक जानकारियां भी मिलती है जो हमारे जीवन को सुचारू बनाती है, हमारे जीवन को और सुखद बनाती है और बहुत ही हमारे लिए सामाजिक आर्थिक हर एक जो हमारे जीवन का महत्वपूर्ण पहलू है उसकी जानकारी लेकर आपके बीच समय समय पर हाजिर होते हैं। उसी प्रकार आज भी आपके चौपाल में एक बहुत ही शानदार विषय लेकर हाजिर हैं। दोस्तों, पिछले दिनों आपने एक चौपाल का कार्यक्रम देखा होगा जिसमें हमने ये जाना कि किस प्रकार एक युवा सैनिक बन सकता है। तो आज हम जानेंगे कि किस प्रकार एक युवा है जो सेना में अफसर बनना चाहता है, सेना का ऑफिसर्स बनना चाहता है, जो कर्नल ब्रिगेडियर बनना चाहता है, वो किस प्रकार बने। और दोस्तों, इसकी जानकारी लेकर हमारे बीच हाजिर हैं कर्नल राकेश मिश्रा जी। कर्नल साहब, आपको चौपाल स्टूडियो में खूब खूब स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी। सर, सेना के लिए कहा जाता है कि हथेली जीवड़ो लेकर चले हथेली जीवड़ो लेकर चले ए फौजरा फौजी, हथेली जीवड़ो लेकर चले ए फौजरा फौजी, मरणरो चाव है जिनरे, मरणरो चाव है जिनरे, मंदरा है किता ओ जी, तपते टीबड़ा दे गस्त ठरते डूंगरा ए ही, और मंडासु मार खापन रो बने ए कालरा खोजी, मंडासु मार खापन रो बने ए कालरा खोजी। यानी कि कफन बांध करके ये शत्रु के सामने कूद पड़ते हैं और अपनी इस मातृभूमि के लिए, हमारे इस देश के लिए, हमारी माँ भारती के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं। ऐसा एक पुनीत और पावन आपका जो ये प्रोफेशन है वाकई में वंदनीय है और आज हम भी धन्य हैं कि कर्नल साहब हमारे स्टूडियो में पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कर्नल साहब, सबसे पहले तो ये जानकारी दीजिए कि एक युवा है जिसके मन में है कि मैं आर्मी का बड़ा अफसर बनूं, तो वो अफसर बनना चाहे उसको किस प्रकार की शिक्षा लेनी चाहिए, कहाँ तक कैसी शिक्षा लेगी वो अफसर बन सके। गजेंद्र जी, मैं हमेशा यही कहता हूँ, सपना देखना बुरी बात नहीं है। और एक सपना अगर आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में ऑफिसर बनने का देख रहा है कोई, तो बहुत सारे माध्यम हैं, उसके बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज है देहरादून में, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज RIMC। क्लास 8th में ही उसका एग्जामिनेशन होता है। करीब 40 सीट होती हैं देश भर में, हर एक स्टेट से 1 या 2 बच्चे जाते हैं। वो देहरादून में स्थित है RIMC, और वहाँ से पढ़ते पढ़ते फिर वो 12th में जा कर के NDA देगा, और NDA के बाद फिर NDA की ट्रेनिंग करके, और अगर आर्मी में जाना चाहे तो 1 साल इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जाता है। अगर एयरफोर्स में जाना चाहे तो 1 साल एयरफोर्स एकेडमी में जाता है जो हैदराबाद में है। और अगर नेवी में जाना चाहता है और नेवी में अफसर बनना चाहता है तो 1 साल एजिमला, इंडियन नेवल एकेडमी एजिमला, कोचीन में जाता है। इसके अलावा हमारे देश में सैनिक स्कूल्स हैं जो भी क्लास 7th 8th ऑनवर्ड्स पढ़ते पढ़ते बच्चे 12वीं तक पहुंचते हैं, और उसके बाद फिर वो सैनिक स्कूल के थ्रू फिर यही एग्ज़ाम देते हैं NDA। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्ज़ाम होता है साल में 2 बार। कोरोना काल में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था, वरना अभी आने वाले साल में 2022 में 10 अप्रैल को पहला एग्ज़ाम है और दूसरा एग्ज़ाम है 4 सितंबर को जी। तो इस NDA के एग्ज़ाम में बेसिकली जो हम चाहते हैं, जो 12वीं का कक्षा का लड़का है या लड़की, अब लड़कियों के लिए भी चालू हो गया है जी, पहला बैच 14 नवंबर को हुआ था, अब सेकेंड उनका है। तो इसमें सिर्फ 12th में 60% का ही एक जी क्वालिफिकेशन जो रिक्वायरमेंट रखी है, 60% आपके होने चाहिए। अच्छा, तो ये इसमें हो सकता है भाई, काफ़ी लोग पूछते हैं सर साइंस ज़रूरत है जी, बिल्कुल पूछते हैं कि ह्यूमैनिटीज़ वाले भी दे सकते हैं कि आर्ट्स वाले भी दे सकते हैं जी। देखिए, NDA के एग्ज़ाम में मैथ्स पेपर होता है तो दे हर कोई सकता है, ह्यूमैनिटीज़ वाला भी दे सकता है, लेकिन उसकी लेवल ऑफ मैथमेटिक्स आती है 12वीं तक की। अच्छा, इसलिए वो एक भ्रम रहता है लोगों में। भ्रम रहता है। अच्छा, इसीलिए मैंने अभी सोचा अभी यहाँ पे इसको क्लियर कर दूं कि वो भ्रम दूर करने के लिए NDA के एग्जाम में मैथमेटिक्स का पेपर तो होता है, दे सबको ही सकता है, खाली मैथ्स पढ़नी पड़ेगी। जो पढ़ रहा है साइंस लेकर के, वो मैथ्स तो एग्जाम वैसे ही दे लेगा। मैं खुद आज दिन तक यही समझ रहा था कि 12th में उसको केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ होना जरूरी है। यानी कि आज बहुत अच्छी बात बताइए दोस्तों, इस बात को नोट कीजिएगा आप कि आर्ट्स वाला भी दे सकता है, कॉमर्स वाला भी दे सकता है, लेकिन ये है कि पेपर में जो मैथ्स का जो पोर्शन आता है वो 12वीं जो CBSE का बोर्ड का है उसके लेवल का आता है, इसलिए कोई भी दे सकते हैं, लेकिन मैथ्स उसके साउंड होनी चाहिए। जी सर, इसको और अच्छी तरीके से बताइए थोड़ा। गजेंद्र जी, बस ये फर्क पड़ जाता है कि जब वो NDA में पहुंचेगा तो NDA में डिग्री मिलती है। NDA में डिग्री ग्रेजुएशन की मिलती है, क्योंकि कोई भी
स्टूडेंट या डिफेंस एस्पिरेंट अब एनडीए में उसने रिटर्न क्वालिफाई कर लिया, फिर इंटरव्यू क्वालिफाई कर लिया और फिर एनडीए पहुंच ही गया ट्रेनिंग के लिए। अब उसको डिग्री कौन सी, क्योंकि उसने अपनी ग्रेजुएशन की जो आशाएं हैं वो छोड़ करके फौज में अफसर बनने के लिए आया है, तो उसको वहाँ पे बीएससी की डिग्री मिलती है। तो बीएससी में कंप्यूटर साइंस के साथ कर सकता है या नॉर्मल बीएससी भी कर सकता है वो जी। ठीक। तो ऐसा नहीं है कि एनडीए में जाने के बाद वो सिर्फ एक साइंस की तरफ ही ग्रेजुएट, क्योंकि बहुत सारी लाइंस खुल जाती हैं साइंस करने से, इसीलिए वो जैसे एयरफोर्स में आपको साइंस की ज़रूरत है तो 12th में साइंस होना ही है जी। एयरफोर्स में आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले बच्चे जनरली नहीं जा पाते। जी जी। तो जो टेक्निकल लाइन में जो टेक्निकल चीज़ें हैं जैसे प्लेन उड़ाना या शिप में चलना, वो टेक्निकल चीज़ें हो गई, तो उसमें साइंस की नॉलेज की ज़रूरत है। बिल्कुल सही है जी। और एक सर आपने एक बात बताई कि 8वीं के बाद में एक एग्जाम लगती है जिसके द्वारा वो हाँ जी, देहरादून, वो तो है। क्या तरीका है उसका कि कहाँ अप्लाई करना होता है, किस प्रकार देखिए से? वो है देहरादून में, उसको कहते हैं राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। ये बहुत कम लोगों को पता है और वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे शुरू से ही जैसे 8th का एग्ज़ाम होता है और उसमें उतने ही लेवल तक का आता है, 7th और 8th के लेवल तक का एग्ज़ाम होता है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है एग्ज़ाम और एक पर्टिकुलर डे पे होता है, साल में एक बार होता है। और पूरे देश में 40 ही पोस्ट होती है? 40 ही वैकेंसी होती हैं, 40 ही बच्चे जा सकते हैं उसके अंदर। तो जाते हैं, भरता भी है और वो फिर टिपिकल हॉस्टल फैसिलिटी होती है देहरादून में जो मिलिट्री कॉलेज है, और वहाँ पे एक प्रॉपर रूटीन होता है जो आप ये मान लीजिए सवेरे 4, साढ़े 4, 5 बजे से पीटी करना, फिर वापस आया बच्चा अपने हॉस्टल में साफ़ सफाई रख रखाव सब अपने आप करना और उसके बाद मेस में जा कर के खाना खाना और उसके बाद क्लासेस अटेंड करना जो एक नॉर्मल बच्चा स्कूल में जाता है वैसे। खाली इसमें अंतर ये है कि उसको डिसिप्लिन, उसको आगे आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं, क्वालिटीज़, उसमें ट्रेनिंग 8वीं से ही मिल जाती है। तो जिसका एम बहुत क्लियर है कि मुझे फ़ौज में जाना है आगे जा कर के, उसके लिए बहुत अच्छी एक तरीका है जाने का। यानी कि वहीं से स्कूल से उसकी ट्रेनिंग चालू हो जाती है? बिल्कुल। अच्छा। पढ़ाई के साथ साथ ट्रेनिंग भी चालू हो जाती है। और एक सामान्य स्कूल का स्टूडेंट है और एक आपने बताया कि सैनिक स्कूल का स्टूडेंट है जी। तो क्या इन दोनों की पढ़ाई में कुछ अंतर है कि पढ़ाई में देखिए, अब जैसे मैंने बताया उसमें 40 वैकेंसी है और सैनिक स्कूल में ज़्यादा। सैनिक स्कूल हर एक स्टेट में होता है, जैसे हमारे राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में है, झुंझुनू में है, तो इस जगह वैकेंसीज ज़्यादा होती है। जो RIMC में नहीं जा पाए, जिनकी अभिलाषा है, इच्छा है, जिन्होंने सपना देखा है और आगे जा कर के बनने का, कुछ आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में अफसर बनने का, उनके लिए ये भी एक साधन है जो सैनिक स्कूल में जा कर के अपनी नॉर्मल पढ़ाई भी करें और एक नॉर्मल रूटीन भी करें, ट्रेनिंग भी करें और आगे जा कर के एनडीए का एग्ज़ाम दें और उसके बाद एनडीए उत्तीर्ण कर करके ट्रेनिंग के लिए जाएं, अफसर की ट्रेनिंग के लिए। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने सर। और साथ ही साथ कई बार हमने ये देखा कि एनसीसी का उसके पास A सर्टिफिकेट है, B सर्टिफिकेट है, C सर्टिफिकेट है, हाँ जी। तो इनको भी कुछ वरीयता मिलती है क्या? हाँ जी। सिलेक्शन में वरीयता C सर्टिफिकेट वालों के लिए है, जो आप ABC करते हैं। C सर्टिफिकेट जनरली कॉलेज में जब लोग बाग आते हैं 3rd ईयर में तब वो कर लेते हैं, और C सर्टिफिकेट के लिए भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में डायरेक्ट एक स्कीम होती है जो साल में कम से कम 90 से 100 वैकेंसीज निकलती हैं, उसको ओपन एंट्री बोलते हैं। जो आपने C सर्टिफिकेट ले लिया तो UPSC के तहत आपको इंटरव्यू के लिए सीधा बुलाया जाता है, जिसमें कोई रिटन टेस्ट नहीं होता। और स्वाभाविक है कि अगर 90 से 100 वैकेंसी हैं पूरी देश भर में, और C सर्टिफिकेट आजकल और अच्छा भी है कि ट्रेनिंग बहुत अच्छी हो जाती है, तो C सर्टिफिकेट लेने के बाद वो पर्टिकुलर स्टूडेंट फिर वो सीधा डायरेक्टली SSB के लिए जा सकता है, लेकिन कंपटीशन बहुत टफ हो जाता है। जी, बिल्कुल सही है। अच्छा, एक NDA है अफसर बनने का सशक्त माध्यम है, और एक CDS है। जी हाँ, तो इन दोनों में क्या अंतर है थोड़ा? CDS देखिए, NDA होता है 12वीं के बाद जी, और ऐसा ही नहीं है कि NDA के थ्रू ही बच्चे डायरेक्टली जा सकते हैं। जो साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे हैं उनके लिए टेक्निकल एंट्री स्कीम भी होती है 12वीं के बाद, जिसमें जो रिक्वायरमेंट है वो है 60% 12वीं कक्षा में जो एग्ज़ाम होता है उसमें कोई भी बोर्ड का, और उसके बाद जो
जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम या ऑल इंडिया AIEEE या जो IIT के लिए एग्जाम होता है उसमें खाली बैठा हुआ होना चाहिए। अच्छा, चाहे उसमें नंबर कितने हैं वो मैटर नहीं करता। IIT में बैठा हुआ होना। हाँ, बैठा हुआ होना चाहिए, एग्जाम दिया होना चाहिए। तो वो लड़कों को भी डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, जिसमें अभी उनका इंटरव्यू चालू होने वाला है 15 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी के बीच में, जिसके अंदर करीबन 90 वैकेंसी है। तो उनके लिए खुद को जो बनना चाहता है उसको अप्लाई करना पड़ता है? हाँ जी, जो 12वीं में होता है उनको अप्लाई करना पड़ता है डायरेक्टली, जिसकी डेट चली गई है अक्टूबर 4 नवंबर उसकी लास्ट डेट थी। अब उनके इंटरव्यू कॉल आ रहे हैं डायरेक्टली, जो IIT के बिल्कुल बैठ चुके थे। बिल्कुल IIT में एक बार बैठ चुके हैं, 12वीं पास कर चुके हैं, तो उनका डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। उसको कहते हैं टेक्निकल एंट्री स्कीम, जिसमें ट्रेनिंग अलग तरीके से होती है। NDA में जैसे 3 साल की ट्रेनिंग होती है मैंने बताया, फिर 1 साल की है जहाँ जहाँ अगर आपको आर्मी में जाना है तो 1 साल IMA में, देहरादून में, इंडियन मिलिट्री एकेडमी एयरफोर्स की वैसे, और इसमें होती है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया में ट्रेनिंग होती है जी। और फिर उसके बाद जो आपको चीज़ चाहिए, तो जैसे पूना में कॉलेज है, सिकंदराबाद में एक कॉलेज है, मऊ में एक कॉलेज है आर्मी का ही जी, तो उसके अंदर फिर अपनी नॉर्मल पढ़ाई और ट्रेनिंग भी साथ में, और ये कंप्लीट करने के बाद फिर इकट्ठा होते हैं 6 महीने के लिए, और 4 साल में ये इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर के और फौज की ट्रेनिंग लेकर के सीधा ऑफिसर बनते हैं। और एक सर फौज में एक अफसर ये भी होते हैं MES, मिलिट्री हाँ इंजीनियरिंग जी। सर्विसेज। तो ये हाँ जी। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के अफसर किस प्रकार से बने जा सकते हैं? मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में ये एक्चुअली दोनों तरीके से जाया जाता है। जो आम तौर पे एक पर्टिकुलर आर्म हो, जैसे इन्फेंट्री आपने सुना होगा, हमारे आर्मी में कोर ऑफ इंजीनियर्स एक पर्टिकुलर आर्म होती है, जो आप ट्रेनिंग के लास्ट फेज में जब आप अफसर बनने पर होते हैं तो उस समय आपको बोला जाता है कि आप चुनेंगे क्या चुनना चाहते हैं। आप इन्फेंट्री में जाना चाहते हैं, आप आर्मर्ड में जाना चाहते हैं, आप आर्टिलरी में जाना चाहते हैं, आप इंजीनियर्स में जाना चाहते हैं। जैसे मैं खुद कोर ऑफ इंजीनियर्स का अफसर हूँ, ठीक है, मैं कोर ऑफ इंजीनियर्स में गया था। जब कोर ऑफ इंजीनियर्स में आप जाते हैं तो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में डेप्यूटेशन पे जाते हैं 2 साल के लिए। अच्छा, वो आपके ऊपर नहीं, आपको भेजा ही जाता है अक्सर, एक सिस्टम का हिस्सा है। एक सिस्टम का हिस्सा है। दूसरा ये तरीका होता है जो IAS सिविल सर्विसेज का एग्जाम देते हैं, उसमें जैसे आपने सुनना होगा IAS, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन रेलवे सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, IPS, तो उसमें भी ये कहीं ना कहीं जैसे बॉर्डर रोड्स होता है वैसे MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज जो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के तहत में आता है। अच्छा। तो IES का एग्जाम या तो डायरेक्टली देते हैं या IAS के थ्रू, अगर आपकी मेरिट नीचे होती है या जो आपकी चॉइस होती है उसके थ्रू फिर MES में जाते हैं। तभी आपने बताया दोनों तरीके हैं। बिल्कुल, एक आपके सिस्टम बिल्कुल, ऐसे भी आ सकते तो हैं। जरूरी नहीं है फौज के थ्रू ही MES में जाना। जब आप बाहर से इंजीनियरिंग कर करके और ये UPSC का, IAS का, IES का एग्जाम जब आप क्लियर कर लेते हैं तो सीधा मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में AEE की रैंक में जाते हैं, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इसकी रैंक पे आप तहत होते हैं MES में। उसके बाद में सर जैसे किसी का MES के IAS का दिया और उसमें IES, जी हाँ, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में उसका हो गया, उसके बाद में उसकी क्या फिजिकल जांच वांच वगैरह ये भी हाँ होती है? इसकी क्या रहता है? देखिए, जैसे अगर आप सिविलियंस की बात करें, अगर आप UPSC के तहत कहीं किसी भी उसमें जाते हैं तो एक सरसरी तौर पे एक मेडिकल एग्जामिनेशन पक्का होता है, ठीक है जी। बट आप अगर सेना में आना चाहें तो उसका जो मेडिकल होता है उसका मापदंड बिल्कुल अलग होता है, बिकॉज जो इसमें है ट्रेनिंग नहीं होती, जो सिविल सर्विसेज के थ्रू जाते हैं, जो आर्मी के थ्रू, मतलब जो NDA और जैसे नेशनल डिफेंस एकेडमी की बात कर रहा हूँ या CDS के एग्जाम के थ्रू जो जाते हैं वो इंटरव्यू देते हैं, पहले रिटर्न फिर इंटरव्यू, और इंटरव्यू में क्लियर होने के बाद फिर उनका सर के ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल सब चीज चेक होती है, बाल चेक होता है। और जब वो चेक होता है तो आप ये देख लीजिए हमारे शरीर के अंदर क्या क्या चीज़ चल रही हैं हमें कुछ नहीं पता। तो वो चीज़, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग उस मुताबिक होती है, काफ़ी कठिन परिश्रम करना पड़ता है ट्रेनिंग में, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो आप ट्रेनिंग जयपुर, उदयपुर, ये सब जगह में सर्व करने के लिए जाते हैं। एक फौजी की जब ट्रेनिंग होती है तो उसी नज़रिए से होती है कि वो कल युद्ध में कैसा करेगा, इसीलिए ट्रेनिंग ऐसी होती है। तो उसके लिए मेडिकली फिट होना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल सही है।
और एक सर कोई एक गांव का बंदा है जी जो संसाधन विहीन है, कहीं दूर जाकर के वो कोचिंग नहीं ले पा रहा, लेकिन उसका एक सपना है कि मैं आर्मी का अफसर बनूं। और ज़्यादातर मैंने देखा है कि अनुभव किया है कि ज़्यादातर लोग जो एनडीए के थ्रू ज़्यादा जाते हैं। बिल्कुल। तो जो एनडीए की तैयारी कर रहा है एक बच्चा गाँव में बैठा हुआ, तो आप उसको क्या बताएंगे कि वो किस प्रकार तैयारी करे, किन टॉपिक्स को ज़्यादा जोर दे ताकि उसका परीक्षा में आराम से? देखिए, मैं भी गांव से निकला हुआ लड़का हूं और मैं कोई शहर में पैदा नहीं हुआ था। मेरे पिताश्री उड़ीसा में एक जगह पे थे और जब मुझे भी हमारे उस समय 32 साल पहले तो ना तो कोई गाइडेंस, ना तो कोई कोचिंग, ना कुछ इंस्टीट्यूट, कुछ नहीं होता था। तो जो भी आपका सवाल मैं इसलिए जवाब दे रहा हूँ अपने उसको रखते हुए कि चीज़ें कभी बदलती नहीं। वक्त हो सकता है थोड़ा बहुत बदल गया है, साइंस डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी सब कुछ आ गई है, बट तरीका फौज में जाने का वही है। बिल्कुल। एनडीए का एग्ज़ाम उस समय भी होता था, एनडीए का एग्ज़ाम आज भी है। जी तरीका एग्ज़ाम का वही है जो 32 साल पहले मैंने दिया था या 64 साल पहले किसी ने दिया था। सही। जो आज रिटायर होकर जनरल साहब घर पे बैठे हैं, या मैं कर्नल अभी रिटायर हुआ ही हूँ। तो अगर तरीका सेम है तो सिर्फ एक बच्चे को अगर मैं बोलूँगा, जो आपके सवाल पे आता हूँ, कि उसको सिर्फ ये चीज़ में तैयार होना चाहिए कि सिलेबस देखे, वो 12वीं तक जिसने जो पढ़ा है उसको फिर से पढ़े, और सिर्फ एनडीए के एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए, क्योंकि सवाल ऐसे आते हैं जो बहुत कम समय में करने पड़ते हैं आपको, बनस्बत उसके कि जब 12वीं के एग्ज़ाम में आप बैठते हो तो उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आते हैं। इसमें पूरा ऑब्जेक्टिव होता है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, एक सवाल के 2 आंसर भी हो सकते हैं। तो तरीका अपनाना, तो बहुत अच्छी गाइड्स अवेलेबल हैं, बहुत अच्छे गाइडेंस सेंटर्स अवेलेबल हैं। ये गाइडेंस सेंटर्स आपको बताते हैं कि कैसे एग्ज़ाम क्लियर करना। मैंने खुद ही अपने 2 कर्नल्स के साथ एक मुहिम चलाया है कि हमने जो पाया है अभी तक अपनी फ़ौजी लाइफ में, हम वो वापस करें, और इस चीज़ में हम भी उनको मदद करते हैं गाइड करने में। तो एक तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पढ़ाई एक अपनी जगह है, बट एक मैं बहुत क्लियर चीज़ बोलने वाला हूँ कि लोग बाग एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर जरूर कर लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू इसलिए नहीं क्लियर कर पाते मनोवैज्ञानिक जो परीक्षा है उसका, क्योंकि वो इंटरव्यू होता है इंग्लिश में। ठीक है जी। और अगर इंग्लिश में इंटरव्यू होता है तो सपना तो आप लेकर के चल रहे हो फौजी अफसर बनने का, और इंटरव्यू पूरा आपका इंग्लिश में, तो आप कैसे क्लियर करोगे? इंग्लिश भी अगर आप पूछो तो कितने हद दर्जे की चाहिए? अगर मैं किसी इंसान से बोलूं कि वो अपने दिमाग में कोई चीज़ है और उस चीज़ को एक सरल तरीके से किसी को पेश करे, किसी को व्यक्त करे, वो उतनी इंग्लिश काफ़ी है समझने के लिए। ये नहीं कि इंग्लिश जो दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता वैसे जो लड़के बच्चे बोलते हैं वैसी इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। इंग्लिश उतनी बोलनी आनी चाहिए जितना सामने वाला आदमी आपके भाव, आपके विचार समझ सके, और अगले के आप समझ सको। बस अगला जो सवाल पूछ रहा है या आपसे चाह रहा है पूछना, वो चीज़ आप समझ सको, बस। यानी कि साहित्यिक अंग्रेजी नहीं आई, अपने को चाहे शेक्सपियर का अनुवाद नहीं करना है, लेकिन अपने जीवन में जो काम चलाओ, जो अंग्रेजी, बिल्कुल काम चलाओ, ये आपने सही शब्द। अच्छा, उतने में हो सकता है आराम बिल्कुल। तो ये जो इंटरव्यू का डर है दोस्तों, ये बिल्कुल भी आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। इसमें केवल उतनी अंग्रेजी अपने को आवश्यक है जितनी अपन साधारण, आजकल तो आम बोलचाल में भी अंग्रेजी आ गई। बिल्कुल। और अधिकतर तो अपन ज़्यादातर शब्द अंग्रेजी के बोलते हैं। और आपको मेरे से ये सवाल भी पूछना चाहिए था कि इंटरव्यू इंग्लिश में होता क्यों है? हाँ, तो ये तो सर तो आपका प्रश्न, आपने जय हो तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा कर्नल साहब, ये आपका प्रश्न आप ही को समर्पित है। तो आप ही उत्तर दीजिए। क्योंकि मुझसे बहुत रोज मुझसे ये पूछा जाता है कि सर, मैं ये सोच ही रहा था कि ऐसा क्या है, अफसर तो अफसर होता है भाई, अब फौज के अफसर को इंग्लिश ही क्यों आनी चाहिए? तो इसका बहुत सिंपल जो मेरा आंसर है कि भाई सबसे कॉमन लैंग्वेज, विश्व विख्यात लैंग्वेज, मोस्ट कॉमन लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, जो आम मतलब सब जगह बोली जाती है, वो इंग्लिश में ही होती है। करेक्ट। अब हम जिस देश में रहते हैं, अलग अलग प्रांत के लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। करेक्ट। ऐसा नहीं है कि फौज में जवान सारे प्रांतों से हैं, तो
क्या जवान, अगर अफसर को इंग्लिश आती है तो क्या जवान को इंग्लिश आनी चाहिए? ज़रूरी नहीं आती। लेकिन अगर कोई जवान, जैसे मैं मद्रास रेजिमेंट से हूँ, मैं हूँ मध्य प्रदेश का था लेकिन गया मैं मद्रास रेजिमेंट में। अब भाई जब मैं कोई चीज़ बोल रहा हूँ तो वो इंग्लिश में लिखता है, चाहे राजस्थानी भी हो तो अगर इंग्लिश में तो लिख ही सकते हो आप और समझ सकते हो। ज़रूरी तो नहीं है कि हम कोंकणी लैंग्वेज या मराठी में लिखें तो ही समझ में आएगी। और सर सेना के जो पदनाम हैं वो भी अंग्रेजी में, जैसे ब्रिगेडियर है, कर्नल है। दूसरा एक और कारण है कि जब आपको हुक्म ऑर्डर्स मिलते हैं ऊपर से और जब आप वो अमल करते हो ऑर्डर्स एज अ अफसर, तो वो इंग्लिश में होते हैं, क्योंकि आपका दूसरे डिपार्टमेंट के साथ जो तालमेल है या दूसरे डिपार्टमेंट के साथ जो कम्युनिकेशन है वो भी इंग्लिश में है। दूसरों देशों के साथ भी आपका कम्युनिकेशन एज एन ऑफिसर इंग्लिश में है। तो आप ये बताइए, आप हिंदी में अगर किसी अमेरिकन से बोलेंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा, आपको इंटरप्रेटर की ज़रूरत होगी। वो सिर्फ नेताओं के पास होते हैं इंटरप्रेटर, एक आम फौजी अफसर के पास नहीं होते हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जब मल्टीनेशनल कम्युनिटी में काम करते हैं तो भी आपको इंग्लिश आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रीज़न यही है कि इंग्लिश के ऊपर क्यों हम इतना ज़्यादा प्रभाव डालते हैं कि कोई भी जो सपना देखता है अफसर बनने का, उसको इंग्लिश आनी चाहिए। जी सर, एक आप अपनी खुद की ज़िंदगी के बारे में बताइए कि किस प्रकार आप अफसर बने, क्या इसके लिए मेहनत की, कैसे सब्जेक्ट लिए, फिर सेना में आपने क्या क्या किया। तो जी, क्योंकि हर एक जो कार्यक्रम देख रहा है उसकी एक उत्सुकता है कि कर्नल साहब के जीवन के बारे में जाने। गजेंद्र जी, मैं ये चीज़ बोलूँगा और मैं ये चीज़ अभी भी बोलता हूँ, मेरे जो भी मेरे पास आते हैं सीख लेने के लिए, कि सबसे पहली चीज़ जो सेना में जाना चाहता है उसका वो मोटिवेशन होना चाहिए। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो बचपन से मेरे माता पिता ने ये बोला था कि बेटा जाना तो है तो इंडियन आर्मी में जाना, तो मुझे और कोई चीज़ सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैंने अपनी सोच वैसी रखी, अपने पूरे कार्य वैसे किए और एग्ज़ाम क्लियर किया, फिर इंटरव्यू के लिए गया। तो मैं अगर बोलूं तो मैंने 1991 में एकेडमी ज्वाइन की और 1992 दिसंबर में मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी से कमीशन हुआ। उस समय सेकंड लेफ्टिनेंट की पोस्ट होती थी, अब लेफ्टिनेंट हो गया है। तो सेकंड लेफ्टिनेंट मैं उस समय बना और करीब 1.5 साल की मैंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग की। और सच बताऊं, सिर्फ ये पूरा श्रेय मेरे माता पिता को जाता है, क्योंकि उन्होंने बचपन से मुझे और कोई चीज़ सोचने का ना तो मौका दिया और सिर्फ प्रोत्साहन किया ऐसी चीज़, एक दिशा में दिमाग। और अमूमन हमने देखा है सर्विस में भी कि जो लड़का टोटली डेडिकेटेड है उसके दिमाग में सिर्फ देश की सेवा, देश की सेना की सेवा के लिए जो जज्बा, जो जुनून भरा हुआ है। और अगर उसको आप बोलते जाओ कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, हो सकता है वक्त लगे करने में, लेकिन अगर वो कर लेता है तो पक्का निकालता है, पक्का अफसर बनता है। वो जुनून चाहिए, वो पेट में वो आग चाहिए, जो जब तक वो चीज़ मिल नहीं जाती तब तक वो ज्वाला जलनी चाहिए, बस। एक तो सर देखो, आप जितने इंटेलिजेंट हो उतने में तो क्या आप करते हो तो आईएएस भी निकाल सकते थे जी, और आप विदेशों में राजदूत बन के भी जा सकते थे, गया मैं। लेकिन आपके जो मम्मी पापा के भी इच्छा रही कि सेना में ही जाए, आप भी सेना में, ऐसा क्यों? ऐसा क्या है विशेष सेना में कि उसके तरफ एक आकर्षण होता है, लोगों में जज्बा होता है, जुनून होता है और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है? सर बिल्कुल, तो उसका सब सम्मान करते हैं, जिम दिख जाता है, सैल्यूट करते हैं, बिल्कुल यार फौजी हैं साहब। देखिए, सबसे अगर मैं बताऊं कि अगर आप में और मुझ में, अगर हम 2 साल पहले या 3 साल पहले अगर बात कर रहे होते तो आप में और मेरे में क्या अंतर होता? मैं अपनी जान देने के लिए तत्पर या तैयार हूं। किसके लिए? आपकी सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। आज जो भी सरहद पे बैठे हैं जवान, आज हम ये बात भी इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी सरहद पे कोई ना कोई बैठा है और सुरक्षा कर रहा है। तो यही सबसे बड़ी चीज़ होती है सेना की, चाहे वो कैसी भी सेना, चाहे बॉर्डर रोड, चाहे बीएसएफ हो, चाहे सीआरपीएफ हो जो इंटरनल सिक्योरिटी करते हैं, आईटीबीपी हो, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जो भी आज सुरक्षा में देश की तैनात हैं, हम सांस इसीलिए ले पा रहे हैं क्योंकि वो तैनात है। बिल्कुल। तो यही एक सबसे बड़ा कारण है कि हम उस पर गौरव करें जो एक आम आदमी नहीं
कर पाता है, वो देश की सेवा उस भाव से नहीं कर पाता। आपके भी मम्मी पापा कुछ वैसे ही रहे, जैसे सूर्यमल जी मिश्रण ने एक दुआ कहा कि इलान देनी आपनी हलरिया हुड़ राय पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए। ये भले ही मर जाना, लेकिन ये मातृभूमि शत्रु कब्जा न कर ले इस पर, ऐसा भाव बचपन से सिखाया जाता, तो निश्चित रूप से जो जुनून और जज्बा होता है वो उस सेना में अफसर बन पाता है। और आज जो कर्नल साहब ने बातें बताई वो हमारे लिए बहुत लाभकारी है, और निश्चित रूप से आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। और कर्नल साहब आप चौपाल स्टूडियो में पधारे, इस वास्ते आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों चाहते हैं इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम। थैंक यू।